एक बात बताओ कि अगर हमने करंट कैरिंग कॉइल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में खुला छोड़ दिया तो वो कॉइल कैसे बिहेव करेगा। हमने जस्ट पढ़ाई किया है कि अगर हम इसको रिलीज कर दें तो करंट कैरिंग कॉइल जो बेसिकली एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है और मैग्नेटिक डाइपोल का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एम वेक्टर वो हमेशा ऐसा मूव करेगा ताकि एम वेक्टर रोटेट करके बी वेक्टर के अलॉन्ग अलाइन कर जाए। मतलब एम वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाए 0 डिग्री, जो हमको ये इंडिकेट करके बताता है कि वो जो अरेंजमेंट है वो जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज वो सिस्टम जो है वो बार बार उसी स्टेट को अचीव करना चाहता है। Is that clear? That means that position has to be a stable equilibrium position. Is that clear? वो जो position है it has to be a stable equilibrium position. तो अभी एक बात, ये एक सिचुएशन मैं तुमको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। अभी अगर मैं उस लूप को पकड़ता हूँ, लूप को पकड़ के अगर उसमें उसको उस मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ, थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, तो मैं जो इस लूप को रोटेट करवाऊंगा आई विल रोटेट द लूप against the magnetic field produced against the torque produced by the magnetic field। बात को समझो कि मैंने पकड़ के उस पर टॉर्क लगाया, दैट मीन्स एक्सटर्नल एजेंट का एक टॉर्क लग रहा है, एक तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क लग रहा है। ठीक है, सो देयर आर टू टॉर्क्स इन दिस सिनेरियो, एक एक्सटर्नल एजेंट का टॉर्क, एक मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क, राइट। और हमने क्या किया, हमने लूप को बहुत स्टेडीली मूव कराया। स्टेडीली का मतलब क्या है कि वो एंगुलरली एक्सीलरेट नहीं करेगा, मतलब एक्सटर्नल एजेंट ने जितना टॉर्क लगाया मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम। बात समझ में आया। तो अभी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के अगेंस्ट, लूप के विल के अगेंस्ट अगर मैं उसको घुमा दूं, व्हाट विल हैपन, मैग्नेटिक फील्ड काम कर जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर काम करेगा देयर विल बी एन इंक्रीमेंट इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और अभी का जो डिस्कशन है, इसी डिस्कशन में हम यही निकालना चाहते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल का एक करंट कैरिंग लूप का एक मैग्नेटिक फील्ड में कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये लेकर डिस्कशन हम अपना चालू करेंगे। तो सबसे पहले ये इमेजिन करो कि मैंने लूप को पकड़ा और हमने बहुत छोटे एंगल से, इनफाइनिटली स्मॉल एंगल से इसको डिस्प्लेस किया, दैट इज डी थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा ध्यान से देखो, दैट इज डी यू इज इक्वल टू व्हाट, टाउ इनटू डी थीटा। याद रखना ये जो टॉर्क है दिस इज एक्चुअली टॉर्क बाय द एक्सटर्नल एजेंट। और मैंने ये भी कहा है कि एक्सटर्नल एजेंट ने जितना टॉर्क लगाया वो मैग्नेटिक फील्ड का उतना ही टॉर्क होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी, जिसको हम खोल के अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एम बी साइन थीटा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर टॉर्क एक्सटर्नल की जगह अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ, दैट इज एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो हमने ये देखा कि अगर हमने उस लूप को डी थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डी यू अमाउंट से इंक्रीज हो जाता है। तो अभी अगर मुझे टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, हम सबको पता है कि हमको क्या करना है, वी नीड टू इंटीग्रेट द एक्सप्रेशन। लेट अस से इनिशियली थीटा वन एंगल बना हुआ था किसके बीच, एम वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच, एंड फाइनली उसको रोटेट करके जो नया कॉन्फ़िगरेशन है, जो नया प्लेसमेंट है, उसमें एम वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है, थीटा टू। थीटा वन जब था तो पोटेंशियल एनर्जी हमने यू वन मान लिया, थीटा टू जब था तब पोटेंशियल एनर्जी हमने यू टू मान लिया। सिंपल सा कैलकुलेशन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा यू टू माइनस यू वन, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एम बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा, एंड लिमिट्स क्या होगा ध्यान से देखो, लिमिट्स होगा थीटा वन टू थीटा टू। यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो जब मैं यहाँ पर लिमिट पुट करूंगा उसको मैं रिवर्स कर दूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एम बी इसके अंदर क्या आएगा, कॉस थीटा वन पहले आएगा, उसके बाद कॉस थीटा टू आएगा, बिकॉज बाहर का जो माइनस साइन था उसको हमने अंडर डाल दिया। सो दिस इज बेसिकली द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या डेल यू, यू टू माइनस यू वन क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ठीक है, लेकिन हम सबको पता है कि हम हमेशा एक रेफरेंस लेवल लेते हैं ना, एक रेफरेंस लेवल लेते हैं। तो मैंने माना कि चलो से मैंने ये मान लिया कि यू वन को जीरो माना एंड थीटा वन को हमने क्या मान लिया 90 डिग्री, मतलब एट 90 डिग्री लेट्स से इनिशियली एम वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, उस वक्त का पोटेंशियल एनर्जी को हमने जीरो मान लिया, और हमने यू टू को क्या लिख दिया, यू लिख दिया ताकि दिखने में अच्छा हो, एंड थीटा टू को हमने क्या लिख दिया, थीटा लिखा ताकि जो एक्सप्रेशन आएगा वो दिखने में अच्छा हो, बस। अभी अगर मैं इस एक्सप्रेशन को बदलूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यू टू माइनस यू वन की जगह सिर्फ यू लिखूंगा, माइनस यहाँ पर क्या लिखूंगा, सॉरी इक्वल टू क्या लिखूंगा, एम बी यहाँ पर कॉस थीटा वन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, दैट इज 90 डिग्री, और यहाँ पर माइनस कॉस थीटा पुट कर देंगे, तो ये फाइनली एक्सप्रेशन क्या आएगा,
दैट इज माइनस एम बी कॉस थीटा, और इसको अगर हम सजा के लिखना चाहे, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो बात को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर यू पोटेंशियल एनर्जी है तो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये किसका पोटेंशियल एनर्जी है, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। दैट मीन्स अगर एम वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच थीटा एंगल है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस सिस्टम का कितना पोटेंशियल एनर्जी है, इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एंड तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताओ, जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जब हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था, उसका एक्सप्रेशन किया था माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। कैन यू सी द सिमिलरिटी बिटवीन दिस टू एक्सप्रेशंस। यहाँ पर क्या माइनस एम डॉट बी, यहाँ पर क्या माइनस पी डॉट ई, बोथ द एक्सप्रेशंस आर एग्जैक्टली सेम, सिर्फ कैरेक्टर्स बदल गए हैं। पी के जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने पुट किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह हमने मैग्नेटिक फील्ड पुट किया, ठीक है। तो अगर तुमको ये फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला अपने आप याद रहेगा। बहुत सिंपल सा कहानी है, तो ये बहुत एक प्यारा सा डायग्राम है। जैसे कि मैंने कहा कि ये करंट कैरिंग लूप हमेशा अपने मैग्नेटिक मोमेंट को, जिसको हमने यहाँ पर म्यू से रिप्रेजेंट किया है, मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अलाइन करना चाहेगा। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में थीटा का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखो, 0 डिग्री। और हमने ये गेस भी किया था कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लूप सबसे ज़्यादा खुश दिखाई देता है, बार बार इसी अरेंजमेंट को अटेन करना चाहता है। इसका मतलब ये था कि हमने गेस किया था कि दिस हैज़ टू बी द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब है कि इस पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इट हैज़ टू बी मिनिमम। तो थीटा 0 डिग्री अगर मैं पुट करूँ इस एक्सप्रेशन में, मुझे मिलेगा माइनस एम बी। सो दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल, राइट, विच जस्टिफाइज द फैक्ट कि दिस इज एक्चुअली ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। और अगर हम इस सिचुएशन को देखें, यहाँ पर m वेक्टर जो है वो b वेक्टर के ठीक ऑपोजिट में है, दैट मीन्स थीटा का वैल्यू कितना, 180 डिग्री है ना। एंड इसका अगर हम पोटेंशियल एनर्जी चेक करें कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूँ कॉस थीटा कॉस 180 -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस एम बी आ जाएगा। एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल, विच क्लियरली इंडिकेट्स द फैक्ट कि ये जो अरेंजमेंट है, ये जो प्लेसमेंट है, ये सबसे ज़्यादा नाखुश है ये कॉइल इस अरेंजमेंट में, बिकॉज उसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है। एंड दिस इज अवर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम क्यों कहा, बिकॉज इस केस में भी टॉर्क क्या होगा, 0, और इस सिनेरियो में भी टॉर्क क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये जो पोजीशन है दिस इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। आई होप सो तुमको ये डिस्कशन बहुत अच्छे से समझ में आया। एंड फाइन, इसको अच्छे से कॉपी करो। डन।